नमस्ते, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज से हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर का यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस हो, चाहे आपका एजीटीए की वैकेंसी हो, चाहे आपका गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी हो, या फिर आपका वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की वैकेंसी हो, तो आप सभी का एग्जाम अभी बाकी है। तो उसी को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, नया प्रैक्टिस सेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आयोग पूछता है अपने प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 20 प्रश्न। तो अभ्यासार्थ आपके लिए ये फ्रेश स्टार्ट किया जा रहा है। पिछले प्रैक्टिस सेट से काफी सारा हेल्प मिला आप लोगों को, है ना। फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, 35 में से 35 भी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए हैं। बाकी अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे 35 में से कंप्यूटर यूपीजी के मिला करके आपको 25 से 30 प्रश्न देखने को मिल गए हैं। बीसीजी टेक्नीशियन में भी आपका 23 से 24 प्रश्न देखने को मिला है। ऐसे ही आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी है ना। तो आप लोग जितना पुराना प्रैक्टिस सेट है उनको भी देख लीजिएगा। आइए आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ, यहां पे जब इजी प्रश्न करवाए जाते हैं तब आप लोग डाउट करते हैं कि भैया इतना आसान काहे पढ़ा रहे हो, इतना आसान काहे आएगा। तो आप लोग फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिएगा, जो कि हाल ही में 29 जून को आयोजित हुआ था यूपी जीके और कंप्यूटर के प्रश्नों को। बुंदेलखंड क्षेत्र में राई नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ए ऑप्शन आपका अहीर दिया गया है, बी ऑप्शन आपका बेड़िया समुदाय है, सी ऑप्शन आपका खरवार है, और डी ऑप्शन है आपका थारू। यहाँ पे देखिए अहीर समुदाय की जब बात करते हैं ना, तो अहीर समुदाय की जब हम लोग बात करते हैं, या फिर इसी को यादव के नाम से भी जानते हैं, यादव कम्युनिटी के नाम से भी, तो जब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो ये विशेष रूप से आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीरी या फिर यहाँ पे पाई डंडा, है ना, पाई डंडा नृत्य में ये लोग शामिल होते हैं। तो पाई डंडा के बारे में जब पूछे आपका तो अहीर समुदाय कहा जाएगा, है ना। और अहीर समुदाय के बारे में जब चर्चा करते हैं और पाई डंडा के बारे में जब जो लोग बात करते हैं, तो पाई डंडा को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे बुंदेलखंड का डांडिया के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड का क्या है पाई डंडा, बुंदेलखंड का डांडिया के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से बेड़िया समुदाय की बात करें हम लोग जब बात करते हैं, तो बेड़िया समुदाय की जो महिलाएं होती हैं, इनके द्वारा वसंत उत्सव के अवसर पर, वसंत उत्सव के अवसर पर या फिर अन्य खुशी के अवसरों पर राई नृत्य आयोजित किया जाता है। इसमें मयूर जैसे भाव भंगिमाएं उकेरी जाती हैं। तो इसी को हम लोग किस नाम से भी जान लेते हैं, मयूर नृत्य के बारे में भी नाम से भी जान लेते हैं। इसी तरीके से खरवार समुदाय की बात करते हैं। बेसिकली आपका ये शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, अनुसूचित जनजाति होते हैं। तो खरवार भैया आपका सोनभद्र जिला, है ना। खरवार जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में पाई जाती है, ये आप सभी लोगों को पता है। और ये लोग क्या डांस परफॉर्म करते हैं, तो ये लोग कर्मा नृत्य का परफॉर्मेंस करते हैं, आयोजन करते हैं। इसी तरीके से हम लोग थारू जनजाति की बात करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये भैया कोई भी आपका डांस आयोजन नहीं करते हैं। ये क्या होता है भैया, दीपावली को बल्कि शोक के रूप में, दीपावली को क्या करते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज जो जैन जी है वो अब थोड़ा थोड़ा धारणा में बदलाव आ रहा है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर क्या सर करेक्ट हो जाएगा, बेड़िया समुदाय द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सनौली पुरातात्विक स्थल, आप सनौली पुरातात्विक स्थल आपने पढ़ लिया, तो अब आपको बताना है कि ये किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 4 जिले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेरठ, सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर। यहाँ पे सर जब मेरठ की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, है ना, पूर्वी स्थल जिसका नाम है आलमगीरपुर, ये आपका लोकेटेड है।
और ये आपका हिंडन नदी के तट पर जो है पाया गया था। तो इतना याद कर लेंगे। सहारनपुर की जब बात करते हैं तो सहारनपुर में आपका हड़प्पा सभ्यता का हुलास क्षेत्र पाया गया। बागपत जिले की जब बात करते हैं तो बागपत में भैया सनौली पाया गया। अब सनौली में क्या होता है, 2018 में खुदाई होती है, और जब 2018 में खुदाई होती है तो रथ दफनाने के साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं। तो आपका सी आंसर इस दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही है। चलिए ऐसे मुजफ्फरनगर की बात कर लें तो मुजफ्फरनगर में आपका मांडी जो है पाया गया। तो यहां पर ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। मेरठ के बारे में जब कभी चर्चा किया जाए, मेरठ के बारे में जब कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मेरठ का आपको ध्यान रखना है भैया, आलमगीरपुर पाया गया, है ना, आलमगीरपुर पाया गया। सहारनपुर के बारे में जब चर्चा किया जाए तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, हुलास। बागपत के बारे में जब चर्चा किया जाए तो बागपत में आपका सनौली भैया 2018 में खुदाई हुई। और मुजफ्फरनगर के बारे में जब बात किया जाए तो मुजफ्फरनगर में मांडी नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर यहां पर दोस्त पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि, कहने का मतलब कि रामसर साइट, जिसका नाम दिया गया है बखीरा पक्षी अभयारण्य। ये बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे हम लोग रामसर साइट्स के बारे में मोटी मोटा पहले बात कर लेते हैं। तो भैया इंडिया के पास करेंटली आपके 100 रामसर साइट हैं, और उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 13 रामसर साइट देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे नया 2026 में जो मिला है ना, 2025-26 में जो मिला भैया, तो ये आपका एक पटना पक्षी अभयारण्य मिलता है, ये 11th रामसर साइट बनता है। देन उसके बाद में शेखा झील अलीगढ़ का, ये आपका 12th रामसर साइट बनता है। और आपका सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार आपका बलिया जिले का, ये 13वां रामसर साइट बनता है। तो ये आपको इतना जानकारी मिल गया। अब आइए एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग डिकोड करते हैं। बखीरा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है। ये आपका सर संत कबीर जिले में पाया जाता है, संत कबीर नगर में, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ नगर में आपका कोई भी रामसर साइट नहीं है। महाराजगंज जिले में आपका कोई भी रामसर साइट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुहागी बरवा, यहाँ पे क्या है भैया, सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य है। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। गोंडा जिले की जब बात करते हैं तो गोंडा जिले में रामसर साइट है, इसको पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी के नाम से हम लोग जानते हैं। पार्वती और अर्गा नाम की 2 झीलों से मिल करके कुछ इस प्रकार से ये अभयारण्य देखने को मिल जाता है। तो आपका दिए गए प्रश्न के लिए सर क्या राइट आंसर हो जाएगा? संत कबीर नगर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। जौनपुर शहर की स्थापना एक तो पूछा जाता है कि किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की, ये बात याद रखिए। फिर भैया किसकी याद में कि आपने गाना सुना होगा, याद में उसकी बना ताजमहल, है ना, कुछ इस प्रकार से है। तो बताइए भैया किसकी याद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की? तो पहले जौनपुर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसी को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भैया? सिराजे हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। ये बात आप लोग जान जाइए, याद कर लीजिए, है ना। फेमस पर्सनालिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो जौनपुर की केराकत तहसील से भैया आपके रवि किशन शुक्ला साहब हैं, रवि किशन शुक्ला साहब हैं, है ना, रवि किशन शुक्ला साहब। तो इस बात को भी याद कर लीजिएगा, गोरखपुर से सांसद हैं। तो ये आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो किसकी याद में? तो भैया जौना खान की याद में, है ना, जौना खान की याद में बसाया था। और जौना खान भैया मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था। तो आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले बुक्सा जनजाति को देखिए। तो बुक्सा जनजाति के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो ये आपका बिजनौर जिले में देखने को मिल जाती है। बुक्सा जनजाति ये क्या कहते हैं भैया? राजपूतों का वंशज अपने आप को कहते हैं, है ना भैया, हम लोग राजपूतों के वंशज हैं। सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति आपका बेसिकली ललितपुर जनपद में पाई जाती है। देन उसके बाद में अगरिया जनजाति की बात करते हैं तो ये आपका सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और सोनभद्र जिले में ये अगरिया जनजाति जो पाई जाती है ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनका
जो मुख्य साधन है कमाने वाला, ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो लौह अयस्क को पिघलाना है ना। तो लोहे का काम करने वाली जनजाति कभी आपसे सवाल पूछे तो अगरिया जनजाति। तो ये 3 जनजाति आपका दिवाली से तो अलग हो गया। अब बचा कौन सा? तो आपका थारू जनजाति बचा। ये आपका बेसिकली तराई रीजन्स में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। तो राइट आंसर सर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तराई की जब हम लोग बात करते हैं तो सर हम लोग बलरामपुर ले लेते हैं, सर हम लोग श्रावस्ती ले लेते हैं, सर हम लोग बहराइच जिला ले लेते हैं, सिद्धार्थनगर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अगला देखिए, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? अब देखिए, जो साहित्य वाला पीडीएफ है ना, सिर्फ मैंने 2 पीडीएफ प्रोवाइड किया था और मैंने एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली बोल दिया था कि इसी पीडीएफ में से सवाल पूछा जाएगा। और उसी पीडीएफ में से सवाल पूछा गया। मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके रचनाकार हैं? पद्मावत के रचनाकार हैं, है ना। तो एकदम बिल्कुल ये 2 पीडीएफ से, इसलिए देखिए पीडीएफ आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो 199 का बिल्कुल फ्रेश ग्रुप जो है बनाया गया है। इसमें लोअर पीसीएस जितने भी एग्जाम्स हैं यूपी ट्रिपल एससी के, सभी के आपका बिल्कुल एक यूनिफॉर्म जीके जीएस और आपका यहाँ पे कंप्यूटर वाला पोर्शन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। और बाकी जो यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं इनका भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में ही दिया जाएगा, अलग से कहीं टेलीग्राम वगैरह की व्यवस्था है नहीं। तो 8874673551 ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग ज्वाइन करके मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप भी हमारा भाई बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होता है आपका, है ना। जो हमारी छात्राएं हैं, बहनें हैं, उनका बिल्कुल सिक्योरिटी है, कहीं कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। तो आप देखिए, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस गांव में इनका जन्म हुआ था? तो पीडीएफ में हमने ये सारी चीजें शामिल की हुई थी, है ना, अभी भी पीडीएफ है। तो 31 जुलाई को हुआ था इनका जन्म, है ना भैया। 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो भैया वाराणसी में जन्म हुआ था। और वाराणसी के भैया लमही नामक ग्राम में। तो लमही नामक ग्राम आपका बिल्कुल सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से लहर तारा की बात करें तो लहर तारा के पास कुछ लोग मानते हैं कि एक स्थान है, कुछ लोग मानते हैं कि तालाब है। तो भैया ये जो है वहां पे पड़े हुए मिले थे, जहां पे नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहे आते हैं, इनको उठा लेते हैं। किसको? कबीरदास जी को। तो जन्म स्थान कबीरदास जी का माना जाता है। इसी तरीके से मगहर की बात करते हैं तो कबीरदास जी का यहाँ पे मृत्यु हुआ था, मगहर महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही रुदौली की बात करते हैं तो यहाँ पे सूफी संतों का ये प्रमुख क्षेत्र है ना। तो आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए डी आंसर नहीं होगा, आपका बी आंसर सर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी के। ऐसे ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया, तमाम विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया। ये आपका ललितपुर जिले में पाया जाता है यूरेनियम के भंडार। और ये भंडार कैसे हैं भैया? सीमित है, नहीं तो कहे पता चले कि एकदम यूरेनियम है। यूरेनियम जब यही मिल रहा है तब हम लोग बिजली और जो है परमाणु आइटम काहे नहीं बना लेते। चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 8 नंबर का सवाल, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिद्धार्थनगर जिले को किस उत्पाद के लिए चुना गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें सिद्धार्थनगर के लिए काला नमक चावल सेलेक्ट किया गया है। इसी को भैया अन्य नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध का प्रसाद के नाम से कभी सवाल पूछे, या फिर आपका बुद्ध का महाप्रसाद के नाम से कभी सवाल पूछे, है ना, महाप्रसाद के नाम से, या फिर कभी आपका बुद्ध का चावल के नाम से पूछे, है ना, या फिर कभी आपका बुद्ध उपहार नाम से पूछ लिया जाए कभी कि बुद्ध का उपहार क्या है। तो इन सब नामों से काला नमक चावल को जाना जाता है। सर आपका ए आंसर बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बुद्ध नगरी का चावल कौन सा है ना, बुद्ध नगरी का चावल कौन सा है, तब भी आपका काला नमक चावल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, है ना। वैसे वाइडली एक्सेप्टेड क्या है? वाइडली एक्सेप्टेड क्या है कि बुद्ध का महाप्रसाद, है ना। चलिए BKM याद रखिएगा, BKM। चलिए इस प्रकार से आपका ए आंसर करेक्ट हो गया। मूंज उत्पाद की बात करते हैं तो एक तो भैया है आपका अमेठी जिला और एक है भैया आपका प्रयागराज जिला,
है ना, प्रयागराज आपका मंडल भी है, जिला भी है। तो अमेठी और प्रयागराज का ओडीओपी की जब बात करें तो आपका मूंज के उत्पाद हैं। इसी तरीके से गुड़ की जब चर्चा करते हैं हम लोग, जब जैगरी की चर्चा करते हैं तो गुड़ के लिए आपका एक तो मुजफ्फरनगर जनपद और एक आपका अयोध्या जनपद, ये दो जनपद ऐसे हैं जिनका एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, गुड़ है। गांव में भेली कहा जाता है, भेली कहते हैं। लकड़ी के खिलौने आइए देखिए, तो लकड़ी के खिलौने भैया आपका वाराणसी सर, लकड़ी के खिलौने की जब बात करें तो आपका वाराणसी, और आपका एक जिला और है जिसका नाम है चित्रकूट, जहां पे रानीपुर है ना वन्यजीव अभयारण्य है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो आपका डी आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वाराणसी और चित्रकूट जिले के लिए हो जाएगा। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत सिद्धार्थनगर जिले का सर काला नमक चावल हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, दर्शन करते हैं अगले प्रश्न का। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री और स्वतंत्र भारत की, तो दोनों में ही आपका सुचेता कृपलानी होगा। इसी तरीके से पहली महिला राज्यपाल और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, दोनों का जब नाम पूछे तो आपका सरोजनी नायडू सर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। जबकि मायावती के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं तो मायावती जी क्या है, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं, दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से भारत के कंटेक्स्ट में, इंडिया कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। एक ऑप्शन आपके जहन में और आ रहा होगा कि सर विजया लक्ष्मी पंडित, तो ये भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये संयुक्त राष्ट्र और महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यहाँ की, है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्षा थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित निजामाबाद, आजमगढ़ जिले में स्थित निजामाबाद निम्नलिखित में से किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बहुत बढ़िया सवाल आपके लिए है। इसमें टेराकोटा की जब बात करते हैं तो सर आपका गोरखपुर जनपद के लिए यह शिल्प प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियां आपका फार्मासिस्ट में पूछा गया, सर आपका फिरोजाबाद में है ना, फिरोजाबाद में है, तो नोट कर लीजिएगा फिरोजाबाद। इस तरीके से, है ना, फिरोजाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को चूड़ी नगरी के नाम से जानते हैं, इसी को सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। और जब आपका काली मिट्टी के बर्तन के लिए पूछा जाए, ब्लैक पॉटरी के लिए जब आपसे पूछा जाए तो सर आपका यहाँ पे निजामाबाद कस्बा प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी के लिए। इसी तरीके से जरी जरदोजी की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो जरी जरदोजी के लिए आपके कई सारे जनपद आते हैं। प्रमुख रूप से सर आपका लखनऊ जनपद है, देन उसके बाद में बरेली जनपद है और आपका बदायूं। लखनऊ, बरेली और बदायूं, यहां का शिल्प क्या है, जरी जरदोजी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगला देखिए, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों में फैला है? देखिए भैया ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका बिहार जिले में भी है, अरे सॉरी बिहार स्टेट में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सा लगता है। तो ये आपका सर सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों में आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट की केवल बात करें तो यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व है। चंदौली की बात करें तो चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य 1957 में स्थापित किया गया था। यूपी का सबसे पुराना है, क्या नाम है भैया, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। जबकि गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है और बहराइच जनपद में क्या है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है सर। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला देखिए, लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया? आसफुद्दौला ने करवाया सन 1774 में। और आर्किटेक्ट कौन था, वास्तुकार कौन था? भैया किफायतुल्लाह साहब थे। आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब बाकी देखिए, ताजमहल का जब कभी पूछे, ताजमहल का जब कभी पूछे तो आपका उस्ताद अहमद लाहौरी क्या थे, आर्किटेक्ट थे। इसी तरीके से जब यहाँ पे आपसे सवाल में क्या पूछ लिया जाए, यहाँ पे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भैया हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा सवाल में पूछ लिया जाए कहां पर है भैया, नई दिल्ली में है, तो इसके मीरक मिर्जा गियास थे, है ना, सी आंसर तब हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा भैया जब कभी यूपी से बाहर का क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आपका यहाँ पे लोअर पीसीएस में जीएस पूरा भारत का जीएस है,
तो इसमें सवाल पूछा जा सकता है। और याकूत ऑफ दाबुल की जब चर्चा करते हैं तो ये भैया बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, गोल गुंबज क्या गोल गुंबज के वास्तुकार थे। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे केवल आपसे बड़ा इमामबाड़ा पूछा है तो किफायतुल्ला, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल, मिर्जा मीरक ग्यास या मीरक मिर्जा ग्यास तो हुमायूं का मकबरा के डिजाइनर आर्किटेक्ट, और आपके याकूत ऑफ दाबुल के याकूत क्या थे, बीजापुर के गुंबज के वास्तुकार थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगला, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? सर शारदा नहर प्रणाली है। 1920 ईस्वी में निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, 1988 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। लगभग 12,368 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रों को ये कवर करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला सवाल, मिर्जापुर के अहरौरा में किस मौर्य सम्राट के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं? है ना, किस सम्राट के जो है लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो सम्राट के रूप में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सर आपका सी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध भारत खंडे संगीत संस्थान जिसका नाम मूल रूप से मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के रूप में किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की जो हम लोग बात करते हैं तो 1926 में ही इसकी स्थापना की गई थी। लखनऊ में स्थापना किया गया था भैया, है ना, और 1960 में ये भारत खंडे संगीत विद्यापीठ इसका नाम चेंज हुआ। वर्तमान में आपका भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में एक स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा इसने प्राप्त कर लिया है। स्थापना किसने किया था भैया? तो यहाँ पे नाम नोट करेंगे आप लोग, यहाँ पे पंडित विष्णु नारायण, है ना। देखिए नारद जी कहते हैं ना नारायण नारायण, तो वो प्रभु का नाम लेते रहते हैं। तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के सहयोग से 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना सर की गई थी। आगे चलिए अगले सवाल को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर 2024 तक ही पूछा गया है सवाल में, लेकिन मैं आपको बता दूं 2026 तक भी अभी सेम सिनेरियो है। वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल और जिले हैं? है ना, तो यहाँ पे प्रशासनिक मंडल देखिए, पहले मंडल लिख दिया गया है, तो पहले हमको मंडल सेलेक्ट करना है। तो देखिए 18 मंडल है ना, तो 18 मंडल आपका बी ऑप्शन देखिए, और 75 जिले। फिर आपको जिले सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे बी आंसर सर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब यहीं पर एक विकल्प दिया होता मंडल की जगह पे आपका 75 लिख करके, और ए ऑप्शन दिया रहता ए आंसर, और आपका जिलों के रूप में 18 दे दिया रहता। कुछ लोग 75 18 देखते, बस यही लगा देते, बस हो जाती फील्डिंग सेट, है ना। लेकिन चलिए बच गए आप लोग, बी आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। इसमें कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे नया जिला आप लोग जब चर्चा करते हैं तो हापुड़ आपका सबसे नया जिला है वर्तमान में। और मंडल की बात जब हम लोग पढ़ते हैं तो अलीगढ़ मंडल 2008 में बनाया गया है, ये आपका सबसे नया मंडल है। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यमुना और बेतवा नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, ये आपको सवाल के रूप में पूछा गया है, बताना है। अब इसमें एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग डिकोड करेंगे, है ना। तो अब जब हम लोग इटावा की बात करते हैं तो इटावा में भैया जो चंबल नदी है ना, ये आ करके कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा जिले में। जालौन के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो जालौन में भैया पाहुज नदी क्या करती है? ये यमुना में मिल जाती है। इसी तरीके से हमीरपुर के बारे में जो हम लोग करते हैं तो यहाँ पे यमुना और बेतवा का संगम होता है। और जब हम लोग बांदा जिले की बात करते हैं तो बांदा जिले के पास ही केन नदी, कौन सी नदी भैया? बांदा जिले के पास ही केन रिवर क्या है? ये यमुना रिवर में मिल जाती है, तो इस बात को भी नोट रखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर यमुना और बेतवा का संगम आपका हमीरपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 18 नंबर का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले देखिए काकोरी कांड के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में सरकार ने इसका नाम बदल दिया और बहुत अच्छा किया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो काकोरी ट्रेन एक्शन एग्जैक्टली आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान आदि थे, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया
दिया था और आपका यही आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। कभी आपसे सवाल पूछे कि किसने नाम बदला, भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो यहां ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आगरा में राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए भाई। तो ये शिव दयाल साहब थे, आंसर आपका बी सर करेक्ट हो जाएगा। इसमें जब हम लोग स्वामी सहजानंद की बात करते हैं तो ये अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक रहे हैं। और बाबा रामचंद्र के बारे में जब बात करते हैं तो ये अवध किसान सभा का नेतृत्व इन्होंने किया था। मदारी पासी का कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इन्होंने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। तो आंसर बचा बी आपका शिव दयाल साहब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर का, और आज का लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा संचालित यानी कि पूरी तरीके से चालू, उसमें इफ बट कोई लगा ही नहीं है, तो पूरी तरीके से संचालित एक्सप्रेस वे कौन सा है सर, तो इसका आंसर बताइए आप लोग, है ना। यहाँ पे देखिए जो एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है इसमें कई बार आपसे लंबाई पूछ लिया जाता है, तो लंबाई हमने लगभग पिछले सेशंस में बताया था आपको, है ना। पुराना आप लोग देखिएगा जरूर, उससे लाभ होगा। 302 किलोमीटर आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली, है ना। उसके बाद में यमुना एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो ये आपका सर 165 किलोमीटर। पूर्वांचल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सर आपका ये 341 किलोमीटर लगभग, और बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं तो 296 किलोमीटर लगभग, है ना। तो अब सबसे बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से संचालित कौन सा है, तो इनमें से चारों विकल्पों में से अगर आपका गंगा एक्सप्रेस वे नहीं भी दिया है, वर्तमान में तो गंगा हो गया है, लेकिन अगर गंगा नहीं भी दिया है तो आपका ऑप्शन सी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो आंसर आपका इस प्रश्न के लिए सर सी हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है ना। जबकि गंगा एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस हो चुका है। एक्सप्रेस वे आपका 594 किलोमीटर का, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया है ना। तो यहां पर दिए गए विकल्पों के अनुसार सी विकल्प आपका सर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी तक सबसे लंबा संचालित। लेकिन अब जब ऑप्शन में आपको गंगा एक्सप्रेस वे दिखे तो गंगा ही आपको लगाना है ना। चलिए इसके पहले 340 किलोमीटर या 341 किलोमीटर जो भी ऑप्शन में आपको दिखे लंबाई वो आपको सेलेक्ट कर लेना है ना। बहरहाल अब आपको गंगा एक्सप्रेस वे ही आपको याद रखना है। 594 किलोमीटर इसका लंबाई है और सबसे लंबा संचालित यही बन गया है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी जितने स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए। जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।